हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो खुशवंत सिंह की ही है, यानी कि इनके जीवन के पास्ट एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि ये अपनी दादी के साथ किस तरह से इतना इनका लगाव था, ये उनके चहेते थे, उनका रिलेशनशिप कितना गहरा रहा है। जॉइंट फैमिली में ये रहते थे। बेसिकली जॉइंट फैमिली मतलब इनके परिवार में इनके माता पिता, इनकी दादी और ये चार लोग रहते थे। ये बताते हैं इस नॉवेल के अंदर कि जब मैं स्कूल में था तब कैसे मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, धीरे धीरे हम गांव से शहर में शिफ्ट हो गए। फिर शहर में मैं कॉलेज में आ गया, फिर मुझे एक मेरा पर्सनल रूम मिल गया। यानी कि पहले मैं दादी के साथ रहता था, लेकिन अब मैं पर्सनल अपने रूम में जो है कि रहने लग जाता हूं। और बाद में जब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाना पड़ता है, तब भी मेरी दादी जो है उनका अटैचमेंट मेरे साथ क्या बना रहता है, वगैरह वगैरह। ये सारी स्टोरी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये नॉवेल जो है मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। देखिए, बेसिकली खुशवंत सिंह जो है ही डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स। इट गिव्स अस ए पिक्चर ऑफ ए ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार में लोग कैसे रहते हैं। इट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ए रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, अटेंशन एंड लव टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी कि ये बताता है कि हमारे जो दादा दादी है या फिर नाना नानी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कितना अटेंशन देते हैं हम बच्चों को, उनका कितना सपोर्ट रहता है, हम लोगों को कितना उनका लगाव रहता है। हम देखते भी है कि जब परिवार में माता पिता अगर कार्य में बिजी हो जाते हैं तो बच्चे का पूरा ध्यान दादा दादी ही रखते हैं। तो बेसिकली उसी पर बेस्ड ये नॉवेल है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसके थीम्स की, तो इस नॉवेल में इनोसेंस एक बहुत ही बड़ी थीम निकल कर आती है। फ्रेंडशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, खुशवंत सिंह एंड द ग्रैंड मदर। लव जो रहता है अपनी ग्रैंड मदर के प्रति, उनका कनेक्शन, काइंडनेस, दयालुता, दादी की जो दयालुता है वो इसमें दिखाई गई है। सेल्फलेसनेस है ना, दादी जो है उनको सबसे ज्यादा जो केयर है वो है अपने पोते खुशवंत सिंह की। वो उन्हें अपनी जो दादी जिस स्टेज में है उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा केयर अभी भी उनके पोते की होती है। रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, आगे हम देखने को मिलेगा कि ये जो थीम है ये कैसे सारगर्भित करती है इस नॉवेल को। The Portrait of a Lady is an autobiography by Khushwant Singh. It is a perception of Khushwant Singh's grandmother. Khushwant Singh recall his grandmother as an eternally old lady. यानी कि वो उन्हें एक बूढ़ी महिला कहकर जो है कि यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। She was an extremely religious person. उनकी जो दादी है वो काफी धार्मिक महिला है। It was difficult for him to believe that once she was young and pretty like other women. यानी कि खुशवंत सिंह के लिए ये इमेजिन भी करना काफी कठिन हो रहा है ना। वो ये बिलीव भी नहीं कर पा रहे कि मेरी दादी भी कभी यंग हुआ करती थी। यानी कि वो कुछ ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं, दादी और यंग कब की बात कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दादी को पिछले 20 साल से बूढ़ी ही देखा है, ओल्ड लेडी के ही रूप में देखा है। तो वो जो है कि इमेजिन नहीं कर पा रहे। द स्टोरीज अबाउट हर चाइल्डहुड गेम्स वर लाइक फेरी टेल्स टू हिम। यानी कि दादी जब अपने बचपन की कहानी सुनाती है खुशवंत सिंह को कि बचपन में हम ऐसे थे, मैं ये करती थी, मैं ये गेम्स खेलती थी, मैं रेस जीती थी, मैं यानी कि दौड़ती थी, भागती थी, है ना, छुपम छुपाई वगैरह वगैरह, जो भी बचपन में गेम बच्चे खेलते हैं। तो दादी जब ये कहानी सुनाती है खुशवंत सिंह को, तो खुशवंत सिंह को ये लगता है कि यार ये तो किसी परियों की कहानी चल रही है। यानी कि मेरी दादी ऐसी हो ही नहीं सकती, मेरी दादी को तो मैं जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से बुजुर्ग ही देख रहा हूं, बूढ़ा ही देख रहा हूं। तो उनके लिए यह बिलीव करना काफी टफ हो रहा है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। अब देखिए, यहीं से ये नॉवेल स्टार्ट होता है। इसमें पहली लाइन है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। यानी कि मेरी जो दादी है वो सबकी दादी की तरह है। वॉज एन ओल्ड वुमेन, जो कि एक ओल्ड महिला है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी कि जब से मैं उन्हें जानता हूं, यानी कि पिछले 20 साल से मैं उन्हें जानता हूं, और तब से जो है कि मैं उन्हें ऐसे ओल्ड ही देख रहा हूं। रिंकल्ड का मतलब होता है चेहरे पर झुर्रियां, यानी कि उनके चेहरे पर ऐसी ही झुर्रियां है पिछले 20 साल से। पीपल सेड दैट, यानी कि लोग ऐसा कहते हैं, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड इवन हैड ए हस्बैंड। यानी कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक जमाने में यंग थी और काफी प्रेटी वो थी और उनके एक हस्बैंड भी थे।
यानी कि मेरी दादी के एक हस्बैंड भी थे। ये बिलीव करना काफी ज्यादा टफ हो रहा है खुशवंत सिंह के लिए, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यानी कि ये मैं बिलीव कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे लिए बहुत कठिन है ये। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे जो दादाजी है, उनका जो एक चित्र है, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग, यानी कि वो टंगा हुआ है कहां पर, मेंटल पीस। अब देखिए बेसिकली मेंटल पीस ये आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। मेंटल पीस बेसिकली इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड या मार्बल का हम कह सकते हैं, स्टोन या मार्बल या वुड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे आग जली रहती है और ऊपर जो है कि इसके ऊपर पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। ये पहले के जमाने की बात हो रही है ना। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, इसको पूरे को नॉवेल को आपको इमेजिन करना है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो टंगा हुआ है दीवार पर, और जब मैं ग्रैंडफादर को देख रहा हूं तो वो उनके चित्र को देखकर मैं ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूं कि ये और इनके हस्बैंड, ये हो ही नहीं सकता है। यानी कि वो काफी ज्यादा जो है कि चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। He wore a big turban and loose fitting cloth। अब ये देखिए ग्रैंडफादर का अपीयरेंस में यहाँ पर बता रहे हैं वो कि वो जो पिक्चर टंगी थी, वो जो पिक्चर टंगी थी उसमें मैं देखता हूँ ही wore a big turban, यानी कि वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े वो पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old, यानी कि उनकी एक बहुत बड़ी दाढ़ी थी, है ना, एक व्हाइट कलर की, यानी कि सफेद बाल थे उनकी दाढ़ी में, और जो उनकी जो दाढ़ी थी, व्हाइट बियर्ड जो थी, वो उनके चेस्ट तक आती थी, यानी कि काफी लंबी उनकी दाढ़ी रही थी। वो पगड़ी पहनते थे, काफी ढीले ढाले वो कपड़े पहनते थे, और वो लगभग उस चित्र में ऐसा लग रहे थे कि मानो उन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर ली थी, यानी कि 100 साल के वो वहां पर लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children, यानी कि वो ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि उनकी कोई एक वाइफ भी है और उनके कोई बच्चे भी है ना। यानी कि वो सिर्फ ऐसे लग रहे थे कि वो 100 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति है। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, यानी कि वो उनको देखकर सिर्फ ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हो सकते हैं, उनके बहुत सारे पोते पोती हो सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे और उनकी वाइफ नहीं हो सकती, है ना। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, खुशवंत सिंह ये बात कर रहे हैं उस पोर्ट्रेट, उस तस्वीर के बारे में जो कि उनके ग्रैंडफादर की है ना। तो वो कहते हैं कि यार ये मेरी दादी जो है ये और उनकी वाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दादी जो है ये इनकी एज अभी कम है, और जो उनके पिताजी है, ग्रैंडफादर है जो है, उनकी एज लगभग 100 साल की उन्हें मालूम पड़ रही है। He looked as if he could only have lots grandchildren, as for my grandmother being young and pretty, यानी कि उनके कंपैरिजन में मेरी जो दादी है ना वो यंग है, प्रिटी है। The thought was almost revolting, तो इसीलिए जब मैं सोच रहा हूं ना कि यार ये महिला इनकी पत्नी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये थॉट जो है अपने आप में ये काफी रिवोल्टिंग है। यानी कि मेरे माइंड को बार बार ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि भैया यही उनकी पत्नी है, लेकिन मैं ये मान ही नहीं पा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा विद्रोह वाली बात हो गई है ना। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब होता है इट वाज वेरी हार्ड फॉर ऑथर टू बिलीव दैट कि ये जो लेडी है, उनकी जो ग्रैंड मदर है, ये वाइफ है उनके ग्रैंडफादर की। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, यानी कि जो हमारी दादी है वो अक्सर हमें बताया करती है जो भी वो गेम बचपन में खेला करती थी उनके बारे में। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्सर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है इलॉजिकल, यानी कि ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि काफी इलॉजिकल स्टोरीज है जो हमें बताती है उनके बचपन के बारे में। वो हमें लाइक ए शॉर्ट स्टोरी फेबल्स, यानी कि परियों की कहानी जैसी हमें प्रतीत होती है कि अच्छा दादी ऐसा हुआ था। हमें लग रहा है कि ये दादी की स्टोरी नहीं है, ये कोई परियों की कहानी यहाँ पर चल रही है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि अब ये उनके दादी का जो अपीयरेंस है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मेरी दादी है ना वो थोड़ी सी मतलब मोटी है, यानी कि शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि झुकी हुई है उनकी कमर, है ना। जैसे जो बुजुर्ग लोग अक्सर बुढ़ापे में जो उनकी कमर झुक जाती है, तो वही अपीयरेंस बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस, देखिए क्रिस क्रॉस का बेसिकली मतलब होता है चेहरे पर जो झुर्रियां होती है ना, ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके चेहरे की जो झुर्रियां है
वो पूरी इधर से उधर पूरे चेहरे पर आसपास उनके झुर्रियां है। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, यानी कि हमें यकीन ही नहीं था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो मेरी दादी है वो जैसी अभी है वो बचपन से ही ऐसी है, वो बचपन से ही बूढ़ी दादी है, वो ओल्ड है, वो जवान नहीं हो सकती, ये मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसका मतलब है बेसिकली ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी could not have grown older, she had stayed at the same age for 20 years, यानी कि वो बूढ़ी नहीं है, वो दादी अब बूढ़ी होगी भी नहीं, क्योंकि वो पिछले 20 साल से बिल्कुल एक जैसी है। यानी कि मैं तो उनको 20 साल से जितना बूढ़ा देख रहा हूं ना, अब वो उससे ज्यादा बूढ़ी तो वो नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि हमें यकीन था कि वह हमेशा से वैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे, और इतनी बूढ़ी, इतनी ओल्ड कि उससे ज्यादा ओल्ड वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 20 साल से वो एक ही उम्र की दिख रही है मुझे। तो ये यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। She could never have been pretty, but she was always beautiful. अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि वो pretty तो नहीं रही होगी, लेकिन हाँ she was very beautiful, यानी कि लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब देखिए ब्यूटीफुल का सेंस यहाँ पर बाय हार्ट से इन्होंने किया है, रखा है यहाँ पर, यानी कि वो काइंड हार्टेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सपोर्टिंग है, मुझे सुबह जल्दी जल्दी स्कूल के लिए उठाती है, तैयार करती है, मुझे स्कूल छोड़ने जाती है, तो इसीलिए ये जो है कि ऐसा बता रहे। शी हॉबल्ड about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoops and the other telling the beats of her rosary। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, हॉबल्स का बेसिकली मतलब होता है वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वे, यानी कि जो मेरी दादी है ना वो पूरा का पूरा जो हमारा कमरा है ना उसमें चल रही है, ऐसे इधर से उधर घूम रही है वो ऐसे ऑकवर्ड वे में, है ना। स्पोर्टलेस वाइट मतलब उनने जो साड़ी पहन रखी है, उनने जो कपड़े पहन रखे हैं जिस पर एक भी धब्बा नहीं है, ठीक है नहीं, और उन्होंने अपना जो एक हाथ है वो अपनी कमर पर रख रखा है, और दूसरा जो हाथ है उससे वो क्या कर रही है, वो उस दूसरे हाथ से माला फेल रही है। क्या कर रही है वो, माला, है ना, बेड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी का मतलब होता है रुद्राक्ष की माला जो है कि वो फेर रही है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर द पेल, यानी कि उनके जो सफेद बाल, यहाँ पर लॉक्स का मतलब बेसिकली हेयर से है, कि उनके जो सफेद बाल है ना वो इधर उधर बखर रहे हैं, है ना, इधर उधर बिखरने का काम वो कर रहे हैं। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल मतलब बेसिकली होता है थोड़ा सा पीला, है ना, यानी कि उनका जो पीला और पकड़ मतलब झुर्रियों वाला जो फेस है उस पर उनके जो सफेद बाल है वो इधर से उधर बिखर रहे हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ है वो कंटिन्यूसली मूव्ड कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूसली वो कुछ बड़बड़ा रही है, शायद वो कुछ प्रेयर जो है उसको गा रही थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि वह माउंटेन्स में सर्दियों के एक परिदृश्य की तरह थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी कि बेसिकली यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी ना वो काफी संतोषजनक, काफी शांति से भरी हुई वो दादी थी। कंटेनमेंट का बेसिकली मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि जिंदगी में हमें जो चाहिए वो सब पा लेने के बाद का जो सुख होता है ना उसे कहते हैं कंटेनमेंट। तो मेरी जो दादी है ना वो फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन, फुल ऑफ पीस, यानी कि इतनी शांत थी वो, बहुत शांत थी वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे जो माता पिता है जब वो शहर में गए थे रहने के लिए तब वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम दोनों साथ में हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, यानी कि वो मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी, मुझे सुबह वह जो है कि जल्दी जगाती भी थी। तो ये कौन बता रहा है, खुशवंत सिंह कह रहे हैं। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंगिंग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, यानी कि मेरी जो दादी है ना वो अपनी सुबह की प्रार्थना खत्म कर लेती थी, है ना। मॉर्निंग प्रेयर का बेसिकली मतलब होता है कि सुबह की जो उनकी प्रार्थना है, भगवान का जो भजन वगैरह है, जो बेसिकली घर में आपने भी देखा होगा, हमारे अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह सुबह भगवान की पूजा करते हैं, तो वो वैसे ही ठीक वो दादी जो है उन्होंने अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को खत्म करने के बाद में वो मुझे जो है कि नहला देती थी, फिर मेरे को ड्रेस
प्रॉपर तरीके से पहनाती थी, और उनको ये आशा थी कि जो वो बड़बड़ा रही है, जो वो कह रही है उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स, वो मैं सुन रहा हूँ, है ना, यानी कि उसको मैं सुन रहा हूँ, ऐसे उन्हें आशा थी कि मैं उसको बाय हार्ट यानी कि दिल से उसे सुन रहा हूँ। आई लिसन, यानी कि हाँ मैं उसे सुनता तो था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, यानी कि मुझे उनकी आवाज पसंद थी इसलिए मैं उसे सुनता था, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन वो जो कहानी है ना वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी ना। बॉदर्ड इट मीन्स टू बी कंसर्न, यानी कि इतनी कंसर्न वो नहीं थी कि मैं उसे याद कर लूं, ठीक है। देन शी वुड फेज माई वुडन स्लेट विच सी had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। यानी कि फिर वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट है ना वो उसको लेकर वो आती थी, जिस पर वह पहले से जिसको वो धो चुकी होती थी, और पीले चाक और एक छोटी मिट्टी का जो बर्तन है ना, और एक लाल कलम, तो ये सारी चीजें वहां पर रख देती थी, लाल कलम से प्लास्टर कर देती थी, और उन सभी को एक बॉक्स के अंदर एक बंडल में बांध कर मुझे वो सौंप दिया करती थी, है ना। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, यानी कि बहुत सारे ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल चपातीस विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि स्टेल मतलब होता है बासी, है ना, यानी कि बासी जो रोटियां है वो मुझे देती थी बटर लगाकर, शुगर उस पर बिखेर देती थी वो। वी वेंट टू स्कूल, हम फिर स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, यानी कि जब हम स्कूल जाते थे तो दादी जो है वो जो शाम की बची हुई रोटियां या बासी रोटियां है उनको अपने पास रख लेती थी, ताकि जो रास्ते में उन्हें कुत्ते मिले, स्ट्रीट डॉग्स मिले, उनको वो खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, यानी कि मेरी जो दादी है वो हमेशा मेरे को स्कूल छोड़ने जाती थी, हमेशा वो मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि मेरे स्कूल के जस्ट साइड में एक मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहां पर जो पुजारी थे वो हमें मॉर्निंग प्रेयर यानी कि सुबह की प्रार्थना और साथ ही साथ अल्फाबेट वहां पर सिखाते थे। While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet of the prayer in a chorus, यानी कि जबकि जो बच्चे हैं वो वरामदे में दो लाइन लगाकर जो है कि वहां पर बैठ जाया करते थे और जो अल्फाबेट गाने का काम बच्चे करते थे, और जो मेरी दादी है वो जो है कि मंदिर के अंदर जो है कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए अंदर बैठी रहती थी। और इसको खत्म करने के बाद में हम we had both finished, when we both has finished we would walk back together, यानी कि जब हम इसे खत्म कर लेते थे, जब हमारी अल्फाबेट खत्म हो जाती थी, दादी की प्रेयर शास्त्रों को पढ़ने का जो उनका अंदाज था, जब वो शास्त्रों को पढ़ लेती थी, उनको खत्म कर देती, फिर हम एक साथ वापस चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब हम वापस जाया करते थे टेम्पल से, मंदिर से अपने घर पर, तब जो गली के जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो हमें वहीं पर मिल जाया करते थे उस मंदिर के गेट पर। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ रे टू देम, यानी कि वो जो कुत्ते थे, वो जो डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स, वो हमारे घर तक ऐसे लड़ते झगड़ते एक दूसरे से आ जाया करते थे, क्योंकि हम उन्हें चपाती फेंकते फेंकते खिलाते खिलाते वहां तक लेकर आते थे। फिर when my parents were comfortably settled in the city they sent for us। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस नॉवेल का, है ना। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।